सर्दियों की कड़ाके की रात थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन धरती ठंड से जमी हुई थी। एक 3-4 दिन की नन्ही बच्ची कपड़ों में लिपटी एक घर के बाहर पड़ी थी। उसकी हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो वो अपने नसीब को पुकार रही हो। महेंद्र खेत से थके मांदे घर लौट रहा था। जैसे ही उसकी नजर बच्ची पर पड़ी, वो ठिठक गया। हे भगवान, इतनी ठंड में ये मासूम यहाँ कैसे पड़ी है? रे 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 रे, कैसे निर्दयी लोग हैं जो इसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। बाप रे बाप। उन्होंने धीरे धीरे बच्ची को उठाया। नन्ही जान ठंड से कांप रही थी। महेंद्र का दिल पिघल गया। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? देखो भगवान ने हमें क्या दिया है। शालिनी, उसकी पत्नी, रसोई से भागी भागी आई। बच्ची को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। इतनी ठंड में किसने इसे ऐसे छोड़ दिया? कितनी प्यारी है ये। महेंद्र ने बच्ची को शालिनी की गोद में दे दिया। अरे शायद भगवान ने हमारी सूनी गोद को भरने के लिए ही इसे भेजा है। देखो तो कितनी प्यारी बिटिया है। अब से ये हमारी बिटिया है। इसे कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि ये हमारी अपनी संतान नहीं है। ठीक है ना भाग्यवान? हमें इसका नाम रखना चाहिए। मेरे ख्याल से जिया नाम कैसा रहेगा? हाँ, जिया, ये बहुत अच्छा नाम है। तुमने ऐसा नाम दिया है जिसने हमारे जिया को खुश किया है। यानी हमारी बिटिया और हमारा अपना जिया। ये सही है। आज से हम इसे जिया कह के बुलाएंगे। ये है हमारी जिया। शालिनी ने बच्चे को गले से लगा लिया। उसकी ममता उमड़ पड़ी। गांव के चौपाल पर 4-5 आदमी बैठे थे। महेंद्र और शालिनी द्वारा बच्ची को अपनाने की चर्चा हो रही थी। अरे राम राम राम, आखिरकार ये होगा कौन जिसने इस नन्ही सी बिटिया को इतनी सर्दी भरी रात में छोड़ दिया? अरे कैसे निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में। अरे बिल्कुल सही कहा। ये तो मेरा सुनकर ही दिल बैठ गया। इतनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, अगर महेंद्र समय पर ना देखता तो पता नहीं क्या हो जाता। महेंद्र और शालिनी ने उसे अपनाया है। खुद उनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन इतनी ममता दिखाकर उस बच्ची की जिंदगी बदल दी है। सच में बड़े नेक इंसान हैं ये दोनों। अरे ये सोचो, अगर वो बच्ची मर जाती तो? है? हाँ, शालिनी और महेंद्र ने भगवान का काम किया है, भगवान का। इस गांव में ऐसे लोग आज भी हैं, ये सोचकर बड़ा गर्व होता है। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और सोचने वाली बात ये है कि जिसने बच्ची को छोड़ा उसका दिल तो पत्थर का ही होगा। मुझे मिल जाए तो मैं तो ऐसे मार मार के उसको लटा लटा के लुटा दूं मैं। बड़ा आया। अरे भैया, जब बच्ची पालना नहीं था तो पैदा काहे कर लिए? है क्या वो जानता नहीं था क्या कि उसकी गलती की वजह से एक मासूम की जान भी जा सकती है? सही कह रहे हो। मिल जाए तो ऐसा कूटे उसको कि दिमाग ठीक हो जाए। लेकिन महेंद्र और शालिनी ने साबित कर दिया है कि असली माँ बाप वो होता है जो बच्चे को दिल से अपनाता है। अब ये बच्ची उनके घर की रौनक बनेगी, रौनक। हाँ, और ये भी तो देखो, ये बच्ची कितनी प्यारी है। उसने तो पूरे गांव का दिल जीत लिया है। भगवान उसकी उम्र लंबी करे। जैसे जैसे जिया बड़ी हुई, उसने अपने माता पिता के त्याग और स्नेह को महसूस किया। लेकिन जब उसने ये जाना
कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है, तो उसके मन में एक सवाल उठा, जिन्हें कोई नहीं अपनाता उनका क्या? यही सवाल उसे बेजुबान जानवरों के करीब ले गया। जिया सड़क पर एक घायल कुत्ते को घर ले आती है। वो उसे सहलाते हुए उसकी देखभाल करती है। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे सहारा दिया, वैसे ही मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। ये बेजुबान भी तो किसी की देखभाल के हकदार हैं। इनका दर्द समझना हमारी जिम्मेदारी है। महेंद्र ये सब देखते रह गए। वो जिया के पास आते हैं और उसे प्यार से देखते हैं। जिया, मेरे बच्चे, भले ही तुमने हमारे खून से जन्म ना लिया हो, लेकिन हमारे दिल में तुम्हारा ही बसेरा है। तुम्हारा ये दयालु और नेक दिल देखकर हमें गर्व महसूस होता है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तुम हमारे लिए भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा हो। जब हमने तुम्हें अपनाया था, तब सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी होकर हमें इतनी खुशी दोगी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी। जिया मुस्कुराती है और अपने माता पिता को देखकर सुकून महसूस करती है। घायल जानवर भी अब आराम से सो रहा होता है। अगली सुबह होते ही राजा, राजकुमार, मंत्री, शिकारी और सैनिक एक साथ जंगल के भीतर घुसते हैं। पेड़ों के बीच सूरज की हल्की किरणें मुश्किल से पहुंच पा रही थी और जंगल के पंछियों की आवाजें आ रही थी। रुक जाओ। जंगल में प्रवेश करते वक्त याद रखना, यहाँ हर कदम पर खतरा हो सकता है। हमें अपनी पूरी समझ और शांति से काम करना होगा, ठीक है? चिंता ना करें महाराज, सैनिक हर दिशा में तैनात है। हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये अनुभव मेरे लिए नई सीख होगा पिताजी। शांत और सुंदर है ये जंगल। चलिए, मैं तैयार हूं। लेकिन याद रखना, यह जंगल केवल सुंदरता से भरा नहीं है, खतरों से भी भरा हुआ है। आप चिंता ना करें महाराज, हमारे सैनिक हर दिशा में तैनात है। कोई भी खतरा हमारे करीब नहीं आ पाएगा। आप निश्चिंत रहिए। पिताजी, ये पहली बार होगा जब मैं जंगल की गहराई में आया हूं। ये अनुभव बड़ा ही अनमोल होगा। अनमोल तो ये तब होगा राजकुमार, जब आप अपना पहला शिकार करेंगे। ये देखिए, देखिए 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 देखिए, यहाँ शेर और तेंदुए की गंध है। हाँ, जिया अपने घर के पास घायल जानवरों की देखभाल कर रही थी। तभी वो दूर से जंगल में शोर सुनती है। वो पेड़ों के बीच छिपकर देखती है कि राजा, राजकुमार, मंत्री, शिकार और सैनिक शिकार के लिए जंगल में घुस रहे हैं। ये राजा और उनके लोग हैं। ये जंगल क्यों आए हैं? कहीं ये शिकार करने तो नहीं आए? जिया जल्दी से अपने घर भागती है और अपनी माँ शालिनी और पिता महेंद्र को सब बताती है। माँ, बाबा, राजा और उनके लोग जंगल में आए हैं। लगता है वे शिकार करने आए हैं। ये गलत है, हमें कुछ करना होगा। हाँ बेटी, राजा का सामना करना आसान नहीं है। उनके फैसले पर सवाल उठाना हमारी ताकत से बाहर है। जिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल इन बेजुबान के लिए कितना दुखी है, लेकिन राजा के सामने जाने से पहले सोचो, वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। माँ, बाबा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये जानवर मारे जाएंगे। मुझे रोकने दीजिए। ये जंगल उनका घर है और मैं इसे बचाऊंगी। जिया बिना रुके जंगल की ओर दौड़ती है। राजा और उनका दल शिकार की तैयारी में है। शिकारी जमीन को सूंघकर कुछ निशान दिखाता है। राजकुमार, ये आपके पहले शिकार का दिन होगा। देखिए, यहाँ शेर और तेंदुए की गंध है। बस थोड़ा और आगे चलिए। हाँ, सही कहा, लेकिन याद रखना, ये जंगल उनकी दुनिया है। हमें सतर्क रहना होगा।
तभी जिया उनके सामने आ जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और निडरता झलकती है। महाराज, कृपया शिकार मत कीजिए। ये जंगल जानवरों का घर है, उन्हें भी जीने का अधिकार है। तुम कौन हो जो मेरे आदेशों पर सवाल उठा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। मेरा नाम जिया है महाराज, और मैं ये मानती हूँ कि हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है कि यह जंगल हमारी वीरता का परीक्षण है? शिकार हमारी परंपरा का हिस्सा है। ये हमारी संस्कृति का सम्मान है, सम्मान। तुम एक लड़की होकर हमारी परंपराओं पे सवाल उठा रही हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा लड़की, समझे? तभी महिंदर और शालिनी दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। दोनों राजा के सामने सिर झुका लेते हैं। महाराज, कृपया हमारी बेटी को माफ कर दीजिए। वो बस अपने दिल की बात कह रही थी, उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी। ये छोटी है महाराज, इसे आपकी परंपराओं का गहराई से नहीं पता है। इसे क्षमा कर दीजिए, हम इसे समझा देंगे। कृपया करके इसे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ठीक है, इस तरह की बातें राजा के सामने नहीं की जाती हैं। अपनी बेटी को समझाओ, समझे? अगर उसने फिर से कुछ ऐसा किया तो वो खुद को मुश्किल में डाल देगी, समझ गए? ए लड़के, राजा के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया करो, समझ रही हो ना? अरे तुम जानती नहीं हो, ये हमारे सम्मान का मामला है। राजा ने जो कह दिया सो कह दिया, वो पत्थर पे लकीर की तरह होता है। चलो ठीक है, जाओ, ले जाओ इसको यहाँ से, जाओ। महिंदर और शालिनी दोनों माफी मांगकर जिया को लेकर वहां से चले जाते हैं। महाराज, मैंने एक तेंदुए को देखा है, मैं उसका पीछा करता हूँ। सैनिकों, तैयार रहो, हमें भी सतर्क रहना होगा। महाराज, जंगल में हाथियों का झुंड भी है, ये खतरनाक हो सकता है। हमें सावधानी से चलना होगा, बिना जरूरत किसी जानवर को उकसाना नहीं है। ध्यान रखना, ये उनका भी घर है, ठीक है? याद रहे। शिकारी तेंदुए का पीछा करते हुए गहराई में जाता है। बाकी लोग धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ते हैं। तभी राजा को दूर कुटिया से धुआं उठता दिखाई देता है। अरे, वहाँ धुआं क्यों उठ रहा है? क्या किसी साधु की कुटिया हो सकती है क्या? हाँ, शायद हो सकता है महाराज, ये कुटिया किसी साधु की हो सकती है। हमें वहां चलना चाहिए महाराज, उनका आशीर्वाद लेकर हम सभी आगे बढ़ेंगे। चलिए। ठीक है, चलो। शायद हमें जंगल के बारे में कुछ और जानकारी मिल जाए। चलो, आ जाओ। राजा, मंत्री और सैनिक कुटिया की ओर बढ़ते हैं। कुटिया के पास पहुंचने पर साधु उन्हें देख मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं। हे राजन, स्वागत है आपका। इस जंगल में कई खतरनाक जानवर हैं, विशेष रूप से एक बाघ इन दिनों आसपास देखा गया है। कृपया सावधान रहें उससे। साधु महाराज, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। हम सतर्क रहेंगे अवश्य ही। साधु महाराज, ये बाघ जो है वो कितना खतरनाक है, क्योंकि उसी का शिकार आज मैं करूंगा। क्यों पिताजी? वो बहुत तेज और चतुर है, कई बार शिकारी भी उससे बच नहीं पाते। याद रखना। राजकुमार, मैं आपको शिकार पर जाने से रोकता हूँ। ये जंगल जीवों का घर है, उनकी हत्या से केवल विनाश होगा। कृपया इस जंगल की शांति भंग ना करें। साधु महाराज, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन ये हमारा अधिकार है। हम यहाँ अपने राज्य की सुरक्षा के लिए आए हैं और हमारी पुरानी परंपरा है, शिकार जरूरी है। राजा और राजकुमार साधु से विदा लेकर कुटिया से निकलते हैं और जंगल की गहराइयों में शिकार के लिए बढ़ते हैं। जंगल में पहुंचकर टोली को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। राजा और राजकुमार एक दिशा में जाते हैं, जबकि सैनिक और शिकारी दूसरी ओर।
तभी एक सैनिक गलती से बाकी दल से अलग हो जाता है। वो चारों ओर देखता है, लेकिन जंगल की घनी छाया और अजीब आवाजें उसे और घबरा देती है। ये आवाजें, बाघ, हाथी, अरे मैं कहाँ आ गया? मैं कहाँ आ गया? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सैनिक को दूर से बाघ की दहाड़ और हाथियों की चिंगार सुनाई देती है। डर के मारे वो दौड़ने लगता है। घबराहट में वो जंगल के और गहरे हिस्से में चला जाता है, जहाँ रास्ता और भी अनजान और डरावना हो जाता है। महाराज, एक सैनिक हमसे बिछड़ गया है। क्या? अरे कहाँ गया वो? शायद गहरे जंगल में चला गया होगा महाराज। हाँ तो ठीक है, हम सभी को उसे ढूंढना होगा। उसे किसी भी हालत में वापस लाना होगा। सैनिक, राजा और राजकुमार उस खोए हुए सैनिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। घना जंगल, अंधेरा और खतरनाक आवाजें माहौल को और गंभीर बना रही है। तभी एक और समस्या खड़ी हो जाती है। महाराज, राजकुमार भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या? अरे ये राजकुमार कहाँ चले गए? क्या हो गया राजकुमार को? महाराज, ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। राजकुमार को ढूंढना तो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, अति आवश्यक होगा। सैनिकों, ढूंढते ढूंढते राजकुमार भी खो गए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार को ढूंढने के लिए जल्दी से योजना बनाई जाए। राजा और मंत्री जल्दी से नई योजना बनाते हैं। सुनो, ठीक है, हर दल जंगल के अलग अलग हिस्से में खोज करेगा। किसी भी हालत में राजकुमार और सैनिकों को वापस लाना होगा। सैनिक और मंत्री अपनी अपनी दिशा में ढूंढने निकलते हैं, लेकिन घने जंगल और जंगली जानवर और अंधेरे के कारण खोज बेहद कठिन हो जाती है। घंटों ढूंढने के बाद कोई सफलता नहीं मिलती। राजा और मंत्री बेहद परेशान हो जाते हैं। राजा अपनी टोली के साथ पास के गांव पहुंचते हैं। मेरे पुत्र राजकुमार और एक सैनिक जंगल में कहीं खो गए हैं। हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? महाराज, हम जंगल के रास्तों और जानवरों के व्यवहार से परिचित हैं। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। महाराज, आप जंगल में खोए हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। हम जंगल के उन रास्तों पर जाएंगे जहां आमतौर पर लोग भटक जाते हैं। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए, लेकिन हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। ठीक है महाराज, हमें तुरंत उस दिशा में जाना होगा। महाराज, हम हमारे दोस्त जो कुत्ता है, हम उसे प्यार से राजू कहते हैं, उसकी भी मदद ले सकते हैं। हम उसकी मदद से उस दिशा का पता लगाएंगे जहां सैनिक गए हो सकते हैं। ग्रामीणों और जिया का परिवार राजा के साथ मिलकर राजा के सैनिक और राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में रात का अंधेरा गहराता जाता है। चांदनी की हल्की रोशनी के बीच राजा, जिया, ग्रामीण और सैनिक गुफा के पास पहुंचते हैं। तभी गुफा के अंदर से हल्की आवाजें आती है। कोई है? कोई है? मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! बचाओ! अरे जल्दी करो, आवाज उधर से आ रही है। जल्दी जल्दी चलो। सभी लोग तेजी से गुफा की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, सभी का दिल दहल जाता है। वहाँ सैनिक का शव पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर बाघ के पंजों के निशान और चोटों के घाव हैं। ये क्या हो गया? अरे हम समय पर क्यों नहीं पहुंच सके? महाराज, यह जंगल की क्रूरता है। शायद बाघ ने उस पर हमला किया होगा। काश हम उसे बचा सकते। हम जंगल को जानते थे,
फिर भी समय पर नहीं पहुंचे। ये मेरे लिए असहनीय है। एक सैनिक खो गया और अब राजकुमार भी। अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना तो। महाराज महाराज महाराज, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम राजकुमार को ढूंढने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। अंधेरी रात में सभी लोग गुफा के पास ही ठहरने का निर्णय लेते हैं। एक सुरक्षित जगह चुनकर आग फैलाई जाती है। वातावरण में भारी सन्नाटा और चिंता है। महाराज, हमने खाने की व्यवस्था की है, कृपया कुछ खा ले। नहीं, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। मेरा पुत्र अभी भी इस जंगल में कहीं खोया हुआ है और एक सैनिक की जान चली गई है। नहीं 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 नहीं, मैं इस बोझ के साथ भला खाना कैसे खा सकता हूं? महाराज, हमें आपकी हिम्मत की जरूरत है। अगर आप कमजोर पड़े तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आप ये भी तो सोचिए। महाराज, यह समय धैर्य और योजना का है। हमें मिलकर राजकुमार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। ये रात मेरे लिए सबसे कठिन है। हर क्षण मेरा मन कहता है कि मेरे पुत्र पर कोई संकट मंडरा रहा है। महाराज, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। राजू हमारी मदद करेगा। हमें सुबह होते ही फिर से खोज शुरू करनी होगी। हम सब आपके साथ हैं महाराज। जंगल हमारा घर है और हम हर कोने की तलाश करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। राजा रात भर जागते हुए अपने पुत्र की सलामती की प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, मेरे पुत्र को सुरक्षित रखना। मैं उसे इस जंगल से वापस ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात का समय, जंगल में आग की हल्की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। आग धीरे धीरे राख में बदल जाती है। सुबह की पहली किरणों के साथ जंगल में थोड़ी राहत महसूस होती है। तुम सही कह रही हो जिया। हमें एकजुट होकर ही राजकुमार को बचाना होगा। अब कोई समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। चलो, हमें तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। जिया, राजू, राजा, मंत्री और सैनिक तेजी से उस दिशा में बढ़ते हैं जहां राजू उन्हें इशारा करता है। जंगल के खतरों और अजीब आवाजों के बीच वे सावधानी से चलते हैं। ठीक है, कुत्ते की मदद से हम राजकुमार को ढूंढ लेंगे। कोई भी चूक अब घातक हो सकती है। जल्दी करो, चलो। सब तेजी से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पंछियों की चहचहाहट और जानवरों की आहट जंगल की रहस्यमयता को और गहरा कर देती है। महाराज, देखिए, राजकुमार उस पेड़ पर है। राजा राजकुमार को पेड़ की ऊंची टहनी पर देखते हैं। नीचे शिकारी जानवरों का झुंड घात लगाए बैठा है। राजा का चेहरा चिंता और दर्द से भर जाता है। हाँ, हे भगवान, हाँ, मेरा पुत्र। लेकिन नीचे इतने सारे जानवर। हाँ, अब महाराज, यह तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अगर जानवरों को भड़काया गया तो राजकुमार की जान खतरे में पड़ सकती है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। जानवरों का ध्यान भटकाना ही एकमात्र उपाय है। अरे, हम कोई गलती नहीं कर सकते। हमें राजकुमार को बचाने का हर संभव प्रयास करना होगा। सावधानी से योजना बनाओ, चाहे जो कुछ हो जाए, सावधानी से याद रखना। महाराज, हम सब मिलकर ये कर सकते हैं, लेकिन हमें समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। राजू के पास एक योजना है। राजू, ये कुत्ता हमें रास्ता दिखाएगा? जी महाराज, राजू ने हमें कभी निराश नहीं किया। वो जानवरों का ध्यान भटकाने में हमारी मदद करेगा। हम आग जलाने का इंतजाम कर रहे हैं महाराज। धुआं और गंध जानवरों को खींच लेगा। साथ ही हम आवाजें निकालकर उनका ध्यान और भटकाएंगे।
आप निश्चिंत रहिए। हाँ, ये योजना जोखिम भरी है, लेकिन ये हमारे पास आखिरी मौका है। सभी को अपनी अपनी जगह संभालनी होगी, कोई गलती ना हो, ध्यान रखना। राजू, अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। हम सबको तुम पर भरोसा है। राजू जोर से भौंकता है, मानो अपनी सहमति दे रहा हो। सैनिक और ग्रामीण सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जलाते हैं। आग से उठते धुएं जानवरों का ध्यान भटकने लगता है। राजू दौड़कर जानवरों को उस दिशा में खींचने की कोशिश करता है जहां आग जली है। ये धुआं और गंध जरूर काम करेगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ, जानवर हटने लगे हैं। वाह! राजकुमार पेड़ से सुरक्षित नीचे उतर जाते हैं। अरे मेरे पुत्र, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे तुम ठीक हो, लेकिन तुम हमसे अलग कैसे हो गए? इतने घने जंगल के अंदर क्यों गए? और ये पेड़ पर चढ़ने की नौबत क्यों आई? हाँ पिताजी, जब हम सैनिक को ढूंढ रहे थे तो हम किसी आवाज के पीछे पीछे चलते गए, और वो आवाज किसी इंसान की मदद मांगने जैसी थी। लेकिन पिताजी, वो कोई आवाज नहीं बल्कि वो एक धोखा था। अचानक बाघ और अन्य जानवरों ने मुझे घेर लिया। क्या मतलब क्या किसी इंसान की आवाज? ये सैनिक की हो सकती है। शायद जब मैंने देखा कि जानवर मुझे घेर कर खड़े हैं, मैंने तुरंत पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। यह मेरी जान बचाने का एकमात्र तरीका था पिताजी। मैं पूरी रात पेड़ पर छिपा रहा। नीचे जानवर घात लगाए बैठे थे। मैं डर गया था, लेकिन मुझे यकीन था कि आप लोग मुझे बचाने जरूर आएंगे। और देखिए, आप आ गए। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई बेटा, लेकिन इस जंगल में इतनी बड़ी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलो। राजा, रानी, राजकुमार और दरबारी सभी दरबार में उपस्थित हैं। जंगल से लौटे ग्रामीण भी वहां मौजूद हैं। मेरे प्रियजनों, कल जंगल में जो कुछ भी हुआ उसने मुझे एक गहरी सीख दी है। जंगल और उसमें रहने वाले हर जीव की रक्षा करना यह भी हमारा कर्तव्य है। हाँ महाराज, आपकी यह घोषणा राज्य की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब इसका पालन करेंगे। आज का यह दिन मेरे राज्य के लिए ऐतिहासिक है। जिया ने अपने साहस और बुद्धिमानी से हमें न केवल जंगल से बाहर निकाला है, बल्कि हमें प्रकृति के महत्व को भी समझाया है। जिया, तुम्हारा ये योगदान अमूल्य है। आज से हम घोषणा करते हैं कि हमारे राज्य में शिकार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जंगल और उसके सभी जीवों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा हर उस व्यक्ति की मदद की जाएगी जो प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा में योगदान देगा। पिताजी, मैंने जंगल में सीखा है कि जीवन केवल राजमहल के सुख में नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा में भी है। मैं इस नई नीति का पालन करने का वचन देता हूँ। दरबार में खुशियों का माहौल है। राजा, रानी, राजकुमार, जिया और सभी दरबारी जंगल और जानवरों की सुरक्षा के लिए किए गए निर्णयों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तभी दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करते हैं। वो सीधे जिया की ओर देखते हैं। महाराज महाराज महाराज, क्षमा करें, लेकिन मुझे कुछ कहना है। मेरा नाम बिरजू है। ये बिटिया जिया, ये मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरी जान से बढ़कर है। बरसों पहले जब मेरी गरीबी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे 3 बच्चे ठंड से मर गए, तब मैंने ये फैसला लिया कि अपनी सबसे छोटी बेटी को किसी के दरवाजे पर छोड़ दूं, ताकि उसे एक नया जीवन मिल सके। दरबार में सन्नाटा छा जाता है।
जिया और उसके गोद लिए माता पिता शालिनी और महेंद्र भावुक होकर बिरजू की ओर देखते हैं। मैं जानता था कि ये बच्ची उनके पास सुरक्षित रहेगी और ये लोग उसे प्यार से पालेंगे। आज उसे देखकर बहुत संतोष है कि वो जी रही है, खुश है और आप सबकी मदद कर रही है। आप मेरे असली पिता हैं, लेकिन आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? हाँ। बेटी, मेरी मजबूरी थी। मेरे पास न खाना था न कपड़े। ठंड ने मेरे 3 बच्चों को मुझसे छीन लिया था। मैं तुम्हें बचा नहीं पाता, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम जहाँ रहोगी वहाँ प्यार मिलेगा। और आज ये देखकर मैं धन्य हो गया। जिया, तुम्हारे असली पिता ने तुम्हें बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। हमें गर्व है कि हम तुम्हें पाल सके, लेकिन आज ये जानकर दिल भर आया कि तुम इतनी मजबूत हो। हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है जिया, लेकिन आज तुम्हारे असली पिता को देखकर हमारी खुशी दोगुनी हो गई है। ये परिवार अब पूरा हो गया है। माँ, पिताजी, आप दोनों ने मुझे इतना प्यार दिया और अब मेरे असली पिता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती हूँ। तुम्हारा ये त्याग महान है बिरजू। तुमने हमें यह सिखाया कि एक पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज से हमारा राज्य न केवल स्वर्णपुर के नाम से जाना जाएगा, बल्कि अपनी मानवता, एकता और त्याग के लिए भी जाना पहचाना जाएगा। महाराज की जय! महाराज की जय!